आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 3 डिमांड एनालिसिस। अब देखिए डिमांड एनालिसिस, डिमांड होती क्या है। हम बोलते हैं हमें इस चीज़ की डिमांड है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो एक्चुअल में डिमांड होती क्या है। देखिए डिमांड में आपके लिए 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ डिमांड है तो उस किसको डिमांड बोलेंगे हम, जिसमें ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। पहला विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब है डिज़ायर, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए नहीं होगी तो फिर मैं खरीदूंगी क्यों। एबिलिटी, एबिलिटी मतलब रिसोर्सेज, मेरे पास इसलिए रिसोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज यानी कि पैसे होने चाहिए। और विलिंगनेस टू यूज़ दोज रिसोर्सेज कि मतलब विलिंगनेस क्या, कि जैसे मान लीजिए मेरे को इच्छा भी है, मेरे पास पैसे भी है, लेकिन मेरे को खरीदना नहीं है। मुझे चाहिए भी लेकिन मुझे खरीदना नहीं, विलिंगनेस टू यूज़, मुझे यूज़ नहीं करनी है, तो क्या होगा, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। तो ऐसी किस चीज़ को डिमांड बोलेंगे, जिसमें तीनों चीज़ें हो, जिसमें मुझे किसी चीज़ को परचेज करने की डिज़ायर भी हो, मेरे पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए और विलिंगनेस टू परचेज भी होनी चाहिए। तो क्या होगा, उसको मैं क्या बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी डिमांड। अब देखिए डिमांड इज डिटरमाइन सर्टेन, यस डिमांड किसको हम बोलेंगे कि ये डिमांड है। पहला प्राइस होनी चाहिए, प्लेस होना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे, जिसमें आपका पर्टिकुलर एक प्लेस होगा, जैसे कि एक जगह मार्केट होगी, एक पर्टिकुलर प्राइस होगी और एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस चीज़ को मैं बोलूँगी डिमांड। द क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट, यस याद रखिएगा, आपका जो डिमांड है ना वो फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च से या 1 अप्रैल तक जितनी भी मेरी डिमांड रही, तो यह जितना भी मैंने जो है प्रोडक्ट सेल किया, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 5,000 यूनिट सेल किए, तो अगर मुझसे कोई बोलेगा कि आपकी कितनी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड थी, तो क्या मैं बोलूँगी कि, तो मैं पूरा बोलूँगी, ये थोड़ी बोलूँगी एक दिन में इतनी थी, एक महीने की इतनी थी, नहीं पूरे ईयर की। तो मैं क्या बोलूँगी 5,000 यूनिट थी। तो आपका जो ये क्वांटिटी डिमांड है कि क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। अब फ्लो कंसेप्ट की डेफिनेशंस क्या होती है, देखिए फ्लो जो सप्लाई जो होता है वो भी आपका क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट होता है। अब इसकी डेफिनेशन होती है वेरिएबल विच आर एक्सप्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो फ्लो कंसेप्ट है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल विच आर एक्सप्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए टाइप ऑफ डिमांड, कितनी तरह की डिमांड होती है। तो डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड यानी कि एक पर्टिकुलर जो आदमी या जो भी पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड, तो सब डिमांड सब सिस्टम ऑफ टोटल डिमांड, यस। तो उसने जितनी भी डिमांड करी होगी वो एक पर्टिकुलर की। मार्केट डिमांड क्या होगी, जब एक इंडिविजुअल की डिमांड को, सारी इंडिविजुअल की डिमांड को टोटल कर लिया जाता है, तो वो क्या होती है, वो आपकी मार्केट डिमांड होती है। प्राइस डिमांड क्या होगी, नॉर्मल प्राइस, वेरियस कंज्यूमर की एक वेरियस प्राइस होगी, जैसे कि अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस होती है, तो उसकी क्या होती है, प्राइस डिमांड होती है। इसकी से 10 रुपये 20 रुपये, तो वो उसकी अलग अलग प्राइस डिमांड होती है। इनकम डिमांड क्या होती है, देखिए भाई इनकम डिमांड क्या होती है आपकी, इनकम डिमांड का मतलब ये है डिमांड एट वेरियस लेवल इन इनकम, यस। क्या होगा, देखिए आपकी जैसे कि आपकी इनकम 5,000 है, 10,000 है, तो अलग अलग लेवल पे, जैसे कि इसमें कुछ अलग अलग गुड्स है, अकॉर्डिंग टू दिस सुपीरियर गुड्स हैव ग्रेटर डिमांड, यस। अगर जैसे मान लीजिए नॉर्मल क्या होता है, मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरी डिमांड भी बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है दोनों में। लेकिन जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, घटिया गुड्स। तो अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं इन्फीरियर गुड्स थोड़ी यूज़ करूँगी, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगी, अच्छे गुड्स करूँगी। तो इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, नेगेटिव होती है कि अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो भी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। उसके बाद आता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होता है, जब डिमांड रिलेटिवली किसी और प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने पे मेरे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि टी और कॉफ़ी। देखिए अगर मान लीजिए टी है और कॉफ़ी है, टी है तो वो 10 रुपये की आती है, कॉफ़ी जो आती है वो भी 10 की आती है। लेकिन अगर मान लीजिए कॉफ़ी की डिमांड बढ़ के 20 रुपये हो गई, तो मैं क्या करूँगी, कॉफ़ी नहीं लेके मैं क्या करूँगी, टी पे जाऊँगी। तो डिमांड बढ़ रही है फिर भी मैंने क्या किया, टी का कंजप्शन किया, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। अगर मान लीजिए कार की प्राइस बढ़ रही, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो मैं क्या करूँगी, कार का कंजप्शन कम कर दूँगी, कार की डिमांड कम कर दूँगी। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कॉफ़ी की डिमांड प्राइस बढ़ रही है तो मैं टी की डिमांड भी बढ़ा दूंगी। चलिए
उसके बाद आता है देखो फैक्टर टू डिमांड। अब कुछ फैक्टर्स हैं भाई जो क्या करते हैं, डिमांड को बताते हैं कि डिमांड कैसे क्या होती है, कैसे इफेक्ट करती है। देखिए प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, यस प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी क्या होता है, डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी इन्वर्सली, यही होता है। मैंने नॉर्मली यही बताया कि अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपकी डिमांड कम हो रही है, और अगर आपकी प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। चलिए प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी, रिलेटेड कॉमोडिटी अभी आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो अभी बताया, इसमें क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। यस मैंने यही बताया ना कि जैसे कार क्या होता है, कार और पेट्रोल है, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो मेरे कार की क्या होगी, डिमांड कम कर दूंगी। और अगर उसके बाद आता है आपका सब्स्टिट्यूट्स ऑफ कंपीटिंग गुड्स फॉर सब्स्टिट्यूट, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट का मतलब पॉजिटिव, अगर टी और कॉफ़ी ले लीजिए या पेप्सी कोका कोला ले लीजिए तो क्या होगा, देखिए इसमें भी यही होगा कि अगर मान लीजिए मेरी कॉफ़ी की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ रही है तो मैं टी की डिमांड बढ़ा दूंगी। यही होगा, अगर मान लीजिए कॉफ़ी 10 रुपये की थी 20 रुपये की आने लग गई, टी वही 10 रुपये की आ रही है, तो मैं 20 रुपये नहीं पे कर करूँगी, टी पी लूँगी भाई, मेरे को तो पीने से मतलब है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आता है देखिए इनकम ऑफ द, अब कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। पहला था फैक्टर ऑफ डिमांड में प्राइस, सेकेंड आपका देखिए प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, थर्ड है आपका इनकम। अब देखिए इनकम कैसे करता है भाई, देखिए एट द लेवल ऑफ इनकम rise increase the demand of necessity is proportionally less than increase in the income। yes ये पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब अगर मान लीजिए ये यूँ कहना चाह रहा है कि मेरी इनकम बढ़ रही है तो क्या मेरी जो नेसेसिटी की जो वस्तुएं हैं वो भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है क्या, तो इसका आंसर आएगा नहीं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी जो नेसेसिटी की जो वस्तुएं हैं उनकी जो डिमांड होती है वो उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती है। कैसे, देखिए मेडिसिन है, सॉल्ट है, अगर मान लीजिए मेरी इनकम पहले 1000 रुपये थी, अब वो 2000 हो गई है, तो क्या मैं पहले 2 किलो नमक लाती थी, क्या मैं पूरी बोरी उठा के लाऊंगी, नहीं लाऊंगी ना भाई। जितना स्वादानुसार जितना मुझे ज़रूरत होगी उतना ही तो लेके आऊँगी। टैबलेट से मेडिसिन से जितनी चाहिए होगी उतनी तो लेके आऊँगी। यूँ थोड़ी कि यार इनकम बढ़ गई तो लो चलो महीने भर की 2 महीने भर की स्टॉक लेके आ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे नहीं, तो क्या होगा, उसी प्रपोर्शन में बढ़ती तो है लेकिन उसी प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती है। अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरी डिमांड क्या होगा, जो नेसेसिटी की है वो उसी प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगी भाई। उसके बाद आता है नॉर्मल गुड्स पे क्या होगा, नॉर्मल गुड्स पे यही होगा, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरी डिमांड भी बढ़ेगी। अब आता है इसमें कुछ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, देखिए 2 तरह के गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स। गिफिन जो रॉबर्ट गिफिन थे उन्होंने दिया था ये, उन्होंने कुछ गुड्स का किया था कि इसमें क्या होता है, ये अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो भी इन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं बढ़ती है, क्योंकि इनको बोलते हैं घटिया प्रोडक्ट्स, इन्फीरियर गुड्स। तो ये क्या होते हैं, देखिए दोनों वैसे तो सेम ही माने जाते हैं कि इन्फीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स, लेकिन जो गिफिन गुड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, देखिए एज द इनकम लेवल इंक्रीज इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स इन द ओवरऑल कंजप्शन बास्केट एंड ए राइज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ी, ठीक है बढ़ी, मेरी इनकम 1000 रुपये से 2000 3000 हो गई, तो क्या जो मेरी फूड जो इम्पोर्टेंस फूड है उसको बढ़ाऊंगी कि उसके अलावा मैं गाड़ी लूँगी, बंगला लूँगी, कहीं घूमने जाऊँगी। तो ये यही कहना चाह रहा है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो ज़रूरी नहीं कि आप केवल इम्पोर्टेंस फूड ही नहीं बढ़ाएंगे, उसके अदरवाइज आपकी जो इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स है ना वो ज़्यादा बढ़ेंगे। यस यही होगा, अगर मान लो मैं पहले 1 लाख रुपए महीना कमाती थी, अब मैं 2 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, तो मैं सोचूंगी कहीं घूमने जाऊँ, बाइक लूँ, कार लूँ, तो मैं क्या करूँगी, यूँ थोड़ी है कि हाँ नहीं पहले 1 किलो शक्कर लाती थी अब 2 किलो ले आऊँगी। तो फूड पे तो ठीक है, चलो मैं दूँगी एक नेसेसिटी, लेकिन मैं क्या करूँगी, जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं ना उन पर ज़्यादा ध्यान दूँगी, ठीक है। उसके बाद देर आर सम commodities for which the quantity demand decrease with an increase in money income beyond this level। देखिए आगे आपका, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो भी मैं क्या कर रही हूँ, ये जो गुड्स है कुछ कॉमोडिटी कुछ गुड्स है उनके क्या करती हूँ, डिमांड कम कर देती हूँ। जैसे कि इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जो क्या होते हैं, घटिया होते हैं, थोड़े लोअर क्वालिटी के होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं सोचूंगी भाई मैं अच्छे क्वालिटी की चीज़ यूज़ करूँ। अगर मान लो मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं पूमा के शूज़ लूँगी ना, नॉर्मल शूज़ क्यों लूँगी। तो वही है,
तो वो फिर क्या होता है, मैं अच्छी चीज़ पे क्या करती हूँ, अपना फोकस करती हूँ। तो जो गिफिन गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर इन्फीरियर गुड्स विच विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। यस, आपके जो गिफिन गुड्स होते हैं वो यही होते हैं कि ऐसे गुड्स जिनका क्या हो, इन्फीरियर गुड्स होते हैं विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। जैसे कि मान लीजिए सॉल्ट, सॉल्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है क्या, नेवर। तो वो कुछ भी होगा तो ठीक है, सॉल्ट है, जितना चाहिए उतना ही लेंगे, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। तो अगर जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, रोटी है और ब्रेड है, तो क्या होगा, या मीट ले लीजिए, ब्रेड और मीट ले लीजिए। तो अगर मीट की प्राइस 200 रुपये, ठीक है, और आपकी जो रोटी है या वीट है उसकी प्राइस 10 रुपये, ठीक है। अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं मीट का लूँगी, मैं रोटी थोड़ी लूँगी। अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं क्या करूँगी, मीट का कंजम्पशन करूँगी, मैं रोटी का कंजम्पशन थोड़ी करूँगी, मैं रोटी को नहीं खरीदूँगी। तो ये यही कहना चाह रहा है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं ना, उनकी क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है। और ऐसे ही अगर मेरी इनकम कम हो गई, अगर मेरी इनकम कम हो गई तो क्या होगा, तो फिर मैं मीट का कंजम्पशन तो कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो 200 रुपये का आता है और जो मेरी वीट है या जो मेरी रोटी है वो 10 रुपये की आती है। तो मैं क्या करूँगी, उसकी डिमांड, मेरी जैसी इनकम कम होती जा रही है मैं उसका कंजम्पशन बढ़ा दूँगी। अगर मान लीजिए मेरी रोटी की 10 रुपये से 15 रुपये हो गई, तो भी मेरे पास उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, मैं रोटी की जगह और कुछ नहीं खा सकती, तो मैं क्या करूँगी, 15 रुपये भी उसको खरीदूँगी। तो वही पॉजिटिव रिलेशन है। तो इनकम बढ़ रही है तो मतलब नेगेटिव रिलेशन है कि जैसे इनकम बढ़ रही है तो उसकी डिमांड क्या हो रही है, फिर मैं कम कर रही हूँ अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स यही है कि घटिया गुड्स होते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप उनकी क्या करोगे, उनकी जो डिमांड है वो कम कर दोगे। यही होता है सेम कि अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं मीट को क्या करूँगी, मीट को तो मैं नहीं मीट को खरीदूँगी, फिर मैं रोटी नहीं खरीदूँगी, क्योंकि भाई अब तो मैं खरीद सकती हूँ ना, पहले तो मैं खरीद नहीं सकती थी। तो यही कहना चाह रहा है कि इनकम क्वांटिटेटिव डिमांडेड डिक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ मनी लेवल ऑफ बियॉन्ड। यस, ओके, चलिए। उसके बाद आता है आपका टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। क्या होता है देखिए, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस आर कंज्यूमर आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन या ब्रेड वैगन इफेक्ट। क्या होता है डेमोस्ट्रेशन, सामने वाले को देख के। नॉर्मली ऐसा होता है, जैसे अपन छोटे थे तो स्कूल में जाते थे तो किसी के पास नया कंपास है, टिफिन बॉक्स है, पेंसिल लेके आया, वो शकल को मुम की पेंसिल आती थी, ऐसे ऊपर से वो गुड्डा सा होता था, शकल को मुम की पेंसिल आती थी, तो वो देख के घर आके जिद करते थे, मुझे भी ऐसी चाहिए, मेरे को भी ऐसी चाहिए, मैं भी ऐसे ही कल वरना मैं स्कूल नहीं जाऊँगा कल अगर मुझे नहीं मिली। तो ऐसे ही करते थे। तो ये क्या होता है, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट होता है। तो डेमोस्ट्रेशन या बैंडवैगन इफेक्ट होता है कि सामने वाले पर्सन को देख के चीज़ लेना है, भाई मुझे भी ये चाहिए। तो देखिए, बाय सीइंग अनदर पर्सन यूज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए कमोडिटी, यही होता है, ठीक है। अब समटाइम व्हेन ए प्रोडक्ट बिकम कॉमन, यस, अब कभी कभी क्या होता है, देखिए कोई प्रोडक्ट है वो इतना कॉमन हो गया है, इतना कॉमन हो गया है कि हर बंदे के पास मिलेगा, हर किसी के पास भी मिलेगा वो। तो वो क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल पेंसिल होती है या कभी भी स्कूल में या कुछ भी ऐसे नॉर्मल होता है। तो अमंग ऑल पर्सन पीपल डिक्रीज और अलो द स्टॉप द कंजम्पशन। तो क्या करते हैं लोग, उसको खरीदना बंद कर देते हैं, यार ये तो नो कॉमन हो गया, सबके पास है, इसमें क्या है। तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड स्नोब इफेक्ट। देखिए अलग अलग इफेक्ट है। डेमोस्ट्रेशन में क्या तो कर रही हूँ मैं, सामने वाले का देख के मेरे को खरीदने की इच्छा हुई है। स्नोब इफेक्ट में क्या है, वो सबके पास है तो भाई मुझे तो नहीं चाहिए, अब ये तो कॉमन हो गया है। नहीं होता, जैसे गर्ल्स में नॉर्मली हम गर्ल्स में तो ये ज़्यादा कर होता है, अगर कोई टॉपर है तो शॉपकीपर पे जाते तो बोलते तो कॉमन है, सबके पास है, कुछ नया दिखाइए, कुछ नई वेराइटी दिखाइए। तो ये यही होता है भाई, अगर सबके पास है तो फिर वो रहता है कि नहीं भाई कॉमन है, ये तो सबने पहन रखा है, इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद आता है highly priced goods are consumed by the static seeking rich people to satisfy their need for the consumptions. दिस इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट। अब देखिए वेबलन इफेक्ट क्या होता है कि कभी कभी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, तो प्राइस बढ़ती तो हम सोचते हैं ये प्रोडक्ट अच्छा है तो हम क्या करते हैं उसको खरीदते हैं।
ये आपका वेबलन इफेक्ट है। तो 3 तरह के इफेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेशन में सामने वाले को देख की इच्छा होती है, स्नोब इफेक्ट में वो कॉमन हो जाता है तो नहीं खरीदना। लेकिन वेबलन इफेक्ट हम सोचते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो मतलब कि वो प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है, वो अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम क्या करते हैं उसको खरीद लेते हैं। वो होता है वेबलन प्रोडक्ट इफेक्ट। चलिए अब आता है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अगर देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगी, तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट रिलेटिवली होता है। उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, या डायरेक्टली इफ कंपोजिशन इन ए फेवर ऑफ डिमांड। यस, देखिए अब क्या होता है, ये फेवर ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए मेरे जैसे किसी जगह जैसे मान लीजिए हम घूमने जाते हैं शिमला मनाली वगैरह, बर्फ़ होती है, तो वहाँ अगर आप कोई चीज़ ऐसी बेच रहे, जैसे वो बूट्स होते हैं या स्केटिंग के लिए स्केटिंग टूल्स है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अगर आप ऐसी जगह ये चीज़ें सेल कर रहे हैं जहाँ उसकी फेवरेबल डिमांड है, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट सेल होगा। लेकिन अगर वही चीज़ आप यहाँ राजस्थान में आके, हाँ अगर राजस्थान में सेल कीजिए, तो राजस्थान में कितनी गर्मी है, कौन खरीदेगा स्केटिंग टूल्स वगैरह या ऐसे लॉन्ग कोट्स वगैरह या ऐसे कुछ भी। तो क्या होगा, तो ये ऐसी चीज़ होती है जहाँ अगर उसकी डिमांड फेवर में तो भी आपकी क्या होती है, प्राइस बढ़ रही है तो भी डिमांड बढ़ रही होती है। तो ये यही चीज़ें हैं। जैसे कि जापान वगैरह में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों की उम्र ज़्यादा होती है, तो उम्र की 90% लोग ज़्यादातर वहाँ पर क्या एजेड है। तो अगर वहाँ पर आप क्लब नाइट लाइफ वगैरह ये सब स्टार्ट करते हैं तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर योगा है या मेडिटेशंस वगैरह ऐसा कुछ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो क्या आपके फेवर में, लोग ज़्यादा क्या करेंगे, आपसे अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही पूना में नाइट लाइफ्स क्या है, ज़्यादातर नाइट लाइफ से, तो अगर वहाँ पर आप पब वगैरह या नाइट लाइफ्स के लिए कोई रेस्टोरेंट ऐसे ओपन करते हैं तो वो क्या है, ज़्यादा फेवर में। तो वही है, लोगों के हिसाब से है कि अगर वो जहाँ ज़्यादा फेवरेबल है उसी को अगर उनको वही चीज़ अप्रोच की जा रही है तो क्या होगा, आपकी जो डायरेक्टली रिलेशन होगा। उसके बाद द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। यस, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा भाई, अगर मान लीजिए सारे लोगों के पास क्या है, समान इनकम है, यानी कि जो 10,000 कमाते हैं सारे लोग 10,000 कमाते हैं, तो क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए अनइवन है, कोई 10,000 कमाता है, उसको 100 रुपये कमाता है, तो क्या 100 रुपये वाला खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, 1000 वाला ही खरीदेगा। तो क्या होगा, ये क्या होता है, आपका अनइवन डिमांड होती है। तो दोनों क्या करती है, इफेक्ट करती है। उसके बाद आता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, चीपर इंटरेस्ट रेट एंड लार्जर अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट पर इंक्रीज। देखिए क्या होगा, अगर मान लो मेरी इंटरेस्ट रेट है, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो कोई भी लोन लेके क्या कर सकते हो आप, जैसे मान लीजिए मुझे कार खरीदनी है, अगर उसकी इंटरेस्ट बहुत ही कम है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, तो मैं क्या करूँगी, लोन ले लूँगी और लोन लेके क्या कर सकती हूँ, उस परचेज को, उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकती हूँ। तो यही कह रहा है, चीपर इंटरेस्ट एंड लार्जर अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, आपको आराम से लोन मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे तो मैं पैसे की वजह से रुक जाती, विलिंगनेस भी होती और विलिंग टू यूज़ भी होता है, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होते। लेकिन अगर मेरे पास रिसोर्सेज फटाफट से आ जाएंगे, मैं नॉर्मली किसी से भी लोन लेके इंटरेस्ट रेट पे कुछ भी करके मैं क्या कर सकती हूँ, प्रोडक्ट परचेज कर सकती हूँ। तो तीनों चीज़ें आ गई, तीनों चीज़ें आते क्या, वो मेरी डिमांड हो गई। ठीक है, चलिए आप देखिए शॉर्ट रन डिमांड क्या होती है भाई। शॉर्ट रन डिमांड होती है जो जिसका इफेक्ट है ना इमीडिएट दिखता है। जैसे मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आए तो इमीडिएट उसका दिखेगा, जैसे कि कोरोना आने के कारण सैनिटाइजर, मास्क, इमीडिएट इफेक्ट दिखा, लोगों ने फटाफट से जाके, जिनके पास भी नहीं तो सैनिटाइजर लेके आए, मास्क लेके आए, कहीं भी ट्रैवल करते सैनिटाइजर मास्क लेके, तो ये क्या है, इमीडिएट इफेक्ट दिखा। लॉन्ग रन क्या होता है, जो इमीडिएट इफेक्ट नहीं, उसका है ना थोड़ा लेट बाद में इफेक्ट दिखता है। जैसे कि मान लीजिए लैपटॉप, अभी ऑनलाइन है, कोरोना है, तो ऑनलाइन क्लासेस चलती है। ऑनलाइन क्लासेस देखिए पहले इतना थोड़ी था ऑनलाइन क्लासेस का, सब ऑफलाइन जाके पढ़ते थे। लेकिन क्या हुआ, कोरोना हुआ तो धीरे 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 ऑनलाइन, लोगों ने एकदम से दूसरे दिन ही थोड़ी स्टार्ट किया। लेकिन जैसे कोरोना है, आप दूसरे दिन ही क्या करने गए होंगे, मास्क और सैनिटाइजर लेने गए होंगे भाई। लेकिन जो ये लैपटॉप और वगैरह ये दूसरे दिन ही थोड़ी परचेज किया, दूसरे दिन ही क्या आप सेट हो गए। आप पहले तो सोच रहे थे, मार्च में लगा था तो सोच रहे थे यार अप्रैल मई तक खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन जब आपको लगा कि भाई अब नहीं होगा, तो फिर क्या किया आपने,
उसका थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन फिर आप लैपटॉप वगैरह ये अभी भी बहुत सारे हैं जो नहीं है, तो वो क्या होगा इन फ्यूचर में और होगा। तो यही चीज़ है कि अभी इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखता है, फ्यूचर में इफेक्ट दिखता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री में क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्रॉपर पूरी इंडस्ट्री की डिमांड, जैसे मैं टेलीकॉम है तो टेलीकॉम में पूरी टेलीकॉम की इंडस्ट्री की जो डिमांड होगी, कंपनी की एक पर्टिकुलर फर्म की या कंपनी की जो डिमांड होगी वो। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपके। और ऑटोनोमस डिमांड, दोनों में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्या है देखिए। द डिमांड बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कॉमोडिटी कॉल्ड पेरेंट प्रोडक्ट। यस, अब जैसे मुझे वीडियो बनानी तो मुझे कैमरा चाहिएगा, तो पेरेंट हुआ ना, मुझे वीडियो बनाने के लिए कैमरा चाहिएगा, मुझे पेन चाहिएगा, मुझे प्रोजेक्टर चाहिएगा, मुझे मार्कर चाहिएगा। तो ये सब क्या है, ड्राइव डिमांड है कि मुझे वीडियो बनानी है इसलिए मुझे बोर्ड चाहिएगा, जैसे पीछे बोर्ड है तो ये बोर्ड चाहिएगा। तो ये सब क्या है, ये आपकी ड्राइव डिमांड है कि आपको वीडियो बनानी इसलिए ये चाहिएगा। उसके बाद आता है ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड नॉर्मल होती है कि मैं मार्केट गई, मुझे शूज़ पसंद आ गए, मैंने खरीद लिए। मैं मार्केट गई, मुझे टी शर्ट पसंद आ गई, मैंने खरीद लिया। मैं मार्केट गई, मुझे चॉकलेट खानी थी, मैंने चॉकलेट ले ली, खा ली। ये सब क्या है, ऑटोनोमस डिमांड है, जो किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है अदर गुड्स से, वो क्या होती है आपकी ऑटोनोमस डिमांड होती है। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, जब आप उसका और फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, वैसे होता तो फाइनल प्रोडक्ट ही है, प्रोड्यूसर में फाइनल प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन उसके लिए आप फर्दर प्रोडक्ट, जैसे कि कैमरा, जैसे कि ये कैमरा है, अब मैं इसका यूज़ करके आपको क्या करी, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, टीचिंग सर्विस दे रही हूँ, तो ये क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि मैं इसका अदर फर्दर प्रोडक्शन किया ना, मैंने कैमरा लाके उसकी वीडियोस बनाई, उससे क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, फर्दर प्रोडक्शन है। तो ये क्या कहलाता है, आपका प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है। देखिए, आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आइदर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स देमसेल्फ। अब देखिए, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जिसका मैं खुद कंजप्शन करती हूँ, जैसे कि ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, दो तरह के होते हैं। ड्यूरेबल यानी कि सब्जियां, सॉरी नॉन ड्यूरेबल यानी कि सब्जियां, जैसे चिप्स का पैकेट लाया मैंने खाया, चॉकलेट लाई खाई खत्म हो गई, तो वो क्या है, नॉन ड्यूरेबल। गुड्स आर दोज विच कैन नॉट बी कंज्यूमर मोर देन वंस, एक से ज़्यादा मैं उसको नहीं यूज़ कर सकती। लेकिन कुछ ड्यूरेबल भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फ़ोन मेरा ड्यूरेबल है कि हाँ ठीक है, मेरे को चाहिए था, मैंने ले लिया, मेरे यूज़ कर रही हूँ मैं उसको, तो वो क्या है, आपका ड्यूरेबल गुड्स है। जैसे कि बेड, अलमारी वगैरह, ये जो भी फर्नीचर है, तो ये सब क्या है, आपका ड्यूरेबल गुड्स है। मुझे चाहिए था, मैंने ले लिया, लेकिन उससे मैं प्रोडक्शन थोड़ी कर रही हूँ, मैं से कोई नई चीज़ थोड़ी कर रही हूँ, नहीं। तो ये सब क्या है, आपके कंज्यूमर और ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसको बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। देखिए, एक वर्ड आता है सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस का मतलब ये होता है कि जो भी सारी चीज़ें प्राइस के अलावा अदर थिंग्स है, उनको क्या मान लिया जाए, कांस्टेंट मान लिया जाए। उनमें मानेंगे हम कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या है, आपकी कांस्टेंट है, तो वो क्या होती है, आपकी सेटेरिस पेरिबस। देखिए, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और डिमांड यही होता है। अगर आपकी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगी। देखिए, द अदर थिंग्स विच आर अज्यूम टू बी इक्वल, यस, हम क्या मान लेते थे, और सारी चीज़ें, अदर थिंग क्या है जो हमने पहले पढ़ी, फैक्टर, जैसे कि इनकम हो गई, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स हो गई, खुद के नहीं, रिलेटिव गुड्स की, जैसे कि क्रॉस इलास्टिसिटी, जैसे ही पढ़ा अपन ने, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद टेस्ट ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इन सबको क्या मान लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है कि सेम ही है भाई, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या है आपकी, ये आपका कहलाता है प्राइस ऑफ द लेवल। तो इसमें मान लिया जाता है लॉ डिमांड में कि सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद इनकम ऑफ कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट मान ली जाती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज़, यस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये सब क्या अदर बता रहा है वो। टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर है। सच अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डिमांड, या कोई भी अदर फैक्टर जो क्या करते हैं, जैसे कि अदर फैक्टर्स में क्या है, जैसे कि वो अपन ने पढ़ा अभी, पॉपुलेशन हो गई, लेवल ऑफ इनकम हो गया, नेशनल लेवल, तो ये सब क्या अदर फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तब जाके क्या कर सकता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड लगता है। अब देखिए, डिमांड होता क्या है, लॉ ऑफ डिमांड कब लगता है। अब डिमांड कब होता क्या है, पहले आप ये जो एक
टेबल पढ़ेंगे हम। यस, टेबल देखिए क्या होती है। देखिए मैंने ये टेबल याद आ रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। वहाँ पर अपन ने पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कहाँ लगेगा, तो अपन ने वहाँ पर पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। तो अब वो कैसे लगेगा ये मैं आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लगेगा देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे लगेगा। पहले हमने कहाँ माना था हमारा इक्विलिब्रियम, जहाँ 40-40 हो गया था। यहाँ मैंने माना था जहाँ मेरी क्या हो रही थी, एम यू बराबर प्राइस, कुछ याद आ रहा है, तो वो क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पर मेरी क्या होती है एम यू बराबर प्राइस हो जाती है। तो मैं यहाँ पर कितनी यूनिट का कंजम्पशन कर रही हूँ, 3 का। ठीक है, चलिए मान लीजिए अभी मेरी प्राइस कितनी है, 40-40-40। अगर मेरी प्राइस कम होकर 30 हो जाती है तो क्या होगा देखिए। अगर मान लीजिए सारी प्राइस क्या हो रही है, 30 हो रही है, ठीक है चलो मान लीजिएगा। अब 30 हो रही है तो मेरा प्रोडक्शन मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ होगा, 4th यूनिट पे। ये भी 30 हो गया, तो मेरा जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, 30 यूनिट्स पे। तो प्राइस कम हो रही है, डिमांड क्या हो रही है ज़्यादा। मैं पहले 3 यूनिट्स का कंजम्पशन करी थी, अब किसका करी हूँ, 4 का। ऐसे ही ऊपर आ जाइए। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए अब आपकी प्राइस क्या हो रही है, 50 हो रही है। एक मिनट, अगर आपके प्राइस क्या हो गई, 40 से कट के 50 हो गई, ठीक है 50 हो गई, तो अब क्या होगा, पहले मेरा इक्विलिब्रियम कितना 40 पे, अब मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, सेकंड पे। तो मेरी यूनिट्स क्या हो गई, पहले मैं 3 का कंजम्पशन करी थी, अब करूँगी 2 का, ऐसे 2 का। तो क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ने पे क्या हो गया, कंजम्पशन कम हो गया। तो सेम चीज़ यही कहना चाह रहा है वो, कि जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती जाती है, प्राइस बढ़ गई तो क्या हुआ, डिमांड कम हो गई, और प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई। तो ये लॉ ऑफ, तो इसके पीछे कौन सा रूल लागू हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, यही समझाना था मेन आपको। उसके बाद देखिए अपना ये हो गया। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती जाती है उससे डिमांड क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये यही कहता है। अब ये क्या होता है, नेगेटिव स्लोप्ड होता है। यस, इसका जो ग्राफ होता है ना वो कैसा बनता है, मैं बताती हूँ आपको। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है, नेगेटिवली स्लोप, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ, लेफ्ट टू राइट। जैसे कि अपन ने लॉ ऑफ डिमांड में डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में पढ़ा था, उसमें भी क्या हो रहा था, जो MRS से प्रोड्यूसर में वो क्या हो, ऐसे गिरती हुई हो रही थी। तो यही है। उसके बाद नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। यस, क्योंकि क्या होता है, प्राइस बढ़ रही होती है और डिमांड क्या हो रही थी, कम हो रही होती है। तो नेगेटिव रिलेशन होता है। स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। ऐसे आपका जो कर्व होता है वो बनता है। उसके बाद में सम टाइम बी ए स्ट्रेट लाइन। यस, कभी कभी क्या होता है ये, कभी कभी क्या होता है ये जो आपका जो कर्व होता है ना वो स्ट्रेट लाइन भी होता है ऐसा, और कभी कभी ऐसा नॉर्मल सा ऐसा फ्लो वाला भी होता है। तो क्या होता है ये, ऐसा फ्री हैंड कर्व भी होता है, और कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन भी होता है। तो ये दोनों तरह का हो सकता है। डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू कर्व। यस, ये हम पढ़ेंगे जब हम कॉस्ट पढ़ेंगे आगे, तो उसमें आएगा एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो क्या होता है, डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोलते हैं। द मार्केट डिमांड कर्व इज लैटरल सम्यूशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखिए क्या होता है, ये क्या होता है, देखिए जब ऐसे छोटे छोटे जैसे बहुत सारे डिमांड कर्व क्या होते हैं उनको जोड़ लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3, ऐसे बहुत सारे डिमांड कर्व है, इन सबको क्या कर लिया जाए, मर्ज कर लिया जाए, तो उसको बोल रहे हैं लेटरल सम्यूशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिमांड का क्या करना, उनको सबको जोड़ लेना, तो वो क्या कर लाता है, मार्केट डिमांड भी यही है। एक पर्टिकुलर मार्केट डिमांड बोलते हैं किसको, अभी अपन ने पढ़ा कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड की सारी इंडिविजुअल की डिमांड को क्या कर दे, जोड़ दिया जाए। तो यही कह रहा है। अब कर्व में क्या होगा, कर्व में भी सबको जोड़ दो। तो ये जोड़ना जो वर्ड होता है ना, इसको बोलते हैं लेटरल सम्यूशन। तो क्या होता है, जब सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड कर्व को जोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं लेटरल सम्यूशन। तो वो क्या थी, मार्केट डिमांड कर्व हो जाता है आपका। चलिए अब आता है रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखो क्या होता है,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यस। अब क्या होता है, कोई रीजनेबल, देखिए रेशनल ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई होता है, देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो मैंने अभी आपको बताया ऐसे किस तरह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसमें यूज हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, देखिए व्हेन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल इट बिकम रिलेटिवली चीपर देन अदर कमोडिटीज, यही होगा। अगर मान लीजिए भाई टी और कॉफ़ी ले लीजिए, अगर मान लीजिए मेरी टी की प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इट बिकम रिलेटिवली चीपर, तो वो कॉफ़ी के बदले में चीपर हो गई ना, तो ये यही कह रहा है। उसके बाद इफेक्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंज्यूमर रियल इनकम और परचेजिंग पावर इंक्रीज, यस। क्या होगा, उसकी रियल इनकम होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी वही था कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल इट बिकम रिलेटिवली चीपर देन अदर कमोडिटीज, यही होता है ना, अदर कमोडिटी से चीपर हो गया। अगर मान लीजिए टी है, टी की प्राइस पहले 10 रुपये थी, कॉफ़ी की भी 10 रुपये थी, अगर टी की प्राइस गिर के 5 रुपये हो गई, तो मैंने थोड़ी कुछ किया है भाई, मेरी तो वो कॉफ़ी की प्राइस तो 10 रुपये थी ना, लेकिन क्या हुआ, उसने अपनी प्राइस चेंज कर दी, तो वो चीपर हो गई, उसने कम कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा तो जैसा का जैसा ही। तो ये कुछ इफेक्ट होते हैं जिनके कारण क्या होती है, डिमांड चेंज हो जाता है, लो ऑफ डिमांड होता है ये। अब देखिए इनकम इफेक्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंज्यूमर रियल इनकम, यस। अगर मान लीजिए मेरी क्या हो गया, अगर फॉल इन द प्राइस, अगर प्राइस कम हो गई तो मेरी रियल इनकम बढ़ती है ना, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी ना। जैसे कि मान लीजिए पहले किसी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपये थी, ठीक है, माना। अब क्या होगा, 100 रुपये थी, अब वो 80 रुपये में आने लग गई, तो मैं 20 रुपये का और ज़्यादा खरीद सकती हूँ ना। पहले मैं 100 रुपये में उसकी 10 यूनिट खरीद सकती थी, लेकिन अब उसकी प्राइस क्या हो गई, 80 रुपये हो गई, और मेरे पास तो है 100 रुपये, तो मैं 20 रुपये की और एक और कुछ खरीद सकती हूँ। तो क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है मेरी। जैसे ही मेरी प्राइस, किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, उस पैसे में मैं ज़्यादा कमोडिटी खरीद सकती हूँ ना, ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकती हूँ उसकी। तो यही चीज़ कहना चाहता है वो। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, यस। अगर मान लीजिए मार्केट में नए लोग आ गए तो डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। नए लोग आ गए, नई चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ राइस, तो बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद डिफरेंट यूजेस क्या क्या मतलब होता है, एक ही प्रोडक्ट क्या कर आप अलग अलग यूजेस लेते हो तो भी उसकी डिमांड बढ़ती है। जैसे कि दूध, मिल्क आप पीने में भी दूध पी सकते हो, उससे मिठाई बना सकते हो, उसे कर्ड, ड्राई, तो बहुत सारी चीज़ें आप उससे चार्ज वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, तो उसका बहुत अलग अलग यूज़ ले सकते हो। तो अलग अलग डिफरेंट यूज़ लेने के कारण भी क्या होता है, उसके जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। उसके बाद आता है देखो, आप कुछ देखिए जब एक्सपेंशन है, मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ अप्लाई नहीं हो पाता है। देखिए क्या होता है, कॉन्सिपिशियस गुड्स क्या होते हैं, प्रेस्टिजियस वैल्यू, स्नोब अपील अपन ने पढ़ा है, कॉन्सिपिशंस, कंजप्शंस और वेबलन इफेक्ट एंड प्रेस्टिजियस गुड्स इफेक्ट। क्या होता है ये सब, वेबलन इफेक्ट क्या होते हैं भैया, आपने पढ़ा है अभी, कि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, अब ये है जहाँ पर लो डिमांड आपका अप्लाई नहीं हो पाता, वो क्या है, देखिए अगर मान लीजिए वेबलन इफेक्ट क्या पढ़ा अपन ने, वेबलन इफेक्ट मैंने यही पढ़ा कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो मैं सोचती हूँ प्रेस्टिजियस है, तो बढ़ी हुई प्राइस पे भी उसको परचेज करने के लिए मैं क्या आती हूँ, रेडी होती है। ये यही कह रहा है, प्रेस्टिजियस वैल्यू जिसमें देखी जाती है। जैसे कि बहुत से लोगों को पेंटिंग्स होती है, आपने देखा होगा कितनी महंगी महंगी जाती है पेंटिंग्स है, लेकिन वो क्या होता है, अगर उनको लगता है प्रेस्टिजियस है, कोई वास हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, तो वो प्रेस्टिजियस होते हैं, वेबलन इफेक्ट होता है, उनको लगता है कि हाँ इसकी और प्राइस है, तो ये इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं, प्राइस बढ़ने पर भी परचेज करते हैं। इसलिए डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए लॉ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। गिवन गुड्स क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो क्या होगा भाई, देखिए मैं बताती हूँ इसको, तो भी क्या होगा, गिवन गुड्स में आप उसका बजट बढ़ रहा है, इजीली अवेलेबल होते हैं, विच ऑक्यूपाई सब्सटेंशियल प्लेस इन द कंज्यूमर बजट आर कॉल्ड गिवन गुड्स, जो आप अपने बजट में आराम से परचेज कर सकते हो। गिवन गुड्स होते क्या है, देखिए मान लीजिए भाई वीट और मीट का ले लीजिए, वीट है 10 रुपये की, मीट है कितने का, 200 रुपये का, ठीक है। अगर मान लीजिए अब मीट की प्राइस 200 रुपये, मेरी जो इनकम है वो क्या है, 100 रुपये,
मेरी इनकम है 100 रुपये, ठीक है। मीट की प्राइस है 200 रुपये और वीट की प्राइस है 10 रुपये, रोटी की प्राइस है 10 रुपये, ठीक है, मान लिया। अब मैं मीट तो खा नहीं सकती क्योंकि वो तो मेरे बजट के बाहर है। अब मैं क्या करूँगी, रोटी खा रही हूँ। अब रोटी खा रही हूँ, वो 10 रुपये की है, भले वो 15 रुपये की हो जाएगी तो भी मुझे वो खानी पड़ेगी क्योंकि उसका कोई सो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है और वो मेरी बजट में है। मीट तो मेरी अभी भी बजट के बाहर है क्योंकि मेरी इनकम तो क्या है, 100 रुपये। तो ये यही कह रहा है कि आपकी उसकी प्राइस बढ़ रही है फिर भी आपको क्या करना पड़ रहा है, उसको परचेज़ करना पड़ रहा है। तो ये क्या कहलाता है, आपका गिफ्ट इन गुड्स होते हैं कि यहाँ पर भी जो लोग डिमांड होता है वो क्या करता है, एग्जिट्स नहीं करता। वहाँ पर नहीं इनकम लेवल पे पढ़ा था, प्राइस पे नहीं पढ़ा था, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। वहाँ पर क्या हो रहा था, इनकम बढ़ रही थी तो मैं क्या कर रही थी, इन्फीरियर गुड्स को परचेज नहीं कर रही थी, तो नेगेटिव रिलेशन था। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये प्राइस में है बेटा जी, ये याद रखिएगा। वहाँ इनकम के लेवल पे पढ़ा था, यहाँ मैं प्राइस पे पढ़ रही हूँ कि प्राइस बढ़ रही है फिर भी उसको क्या कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन होते हैं। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशंस नेसेसिटीज। नेसेसिटीज क्या होती है, द डिमांड ऑफ द सर्टेन गुड्स इज अफेक्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ द कंजप्शन पैटर्न ऑफ द सोशल ग्रुप। यस, यही होता है। ये सेम बच्चे, मैंने जो एग्जांपल दिया कि बच्चा है वो स्कूल जाता है तो उसको कोई नया कंपास या शक्ल कम के कुछ भी ऐसी पेंसिल नई चीज़ ऐसी देखी होती है तो उसके लिए वो क्या करता है, आके जिद करता है। तो जिद करता है डेमोन्स्ट्रेशन के कारण कर रहा है, तो लेकिन अगर उसकी प्राइस बढ़ रही होगी तो भी क्या होता है, जाके उसको दिलानी ही पड़ती है क्योंकि वो जिद करता है तो बोल देता है दूसरे दिन स्कूल ही नहीं जाऊँगा, रोने बैठ जाता है। यही होता है। तो यही चीज़ है। तो डेमोन्स्ट्रेशन के कारण वो क्या कर रहा है, देख के तो आ गया, अब उसके बाद वो जिद कर रहा है कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, तभी स्कूल जाऊँगा दूसरे दिन। तो ये क्या होता है, तो ये बताता है कि प्राइस बढ़ रही है फिर भी आप उसकी क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। उसके बाद आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। यस, जैसे कि मान लीजिए शेयर बाज़ार है, शेयर बाज़ार में जैसे कि मान लीजिए कोई शेयर है, उसकी वैल्यू भी 100 रुपये है, लेकिन इन फ्यूचर मुझे पता है कि और बढ़ेगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसकी बढ़ी हुई प्राइस पे भी उसको परचेज़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है इसकी प्राइस और बढ़ेगी मार्केट में। या फिर कांदा कांदा ले लीजिए, जैसे कि प्याज, उसके क्या होगा, मैं सोचती हूँ कि अभी 100 रुपये का अभी 40 रुपये किलो है, 50 रुपये किलो आ रहा है, लेकिन मुझे पता लग रहा है कि यार इन फ्यूचर में 100 रुपये किलो हो जाएगा, तो मैं 60 रुपये भी क्या करूँगी, उसको परचेज़ कर लूँगी। उसके बाद आता है इर्रेशनल कंज्यूमर। यस, इर्रेशनल कंज्यूमर क्या होते हैं, जो सोच समझ के नहीं करते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी होता है किसी चीज़ को ज़रूरत ही, मतलब ज़रूरत तो क्या वो बोलेंगे इर्रेशनल है, मतलब कि जैसे कि लड़कियों में नॉर्मली होता है पिंक कलर। जैसे मेरी कज़िन है तो उसको ये रहता है कि मुझे जो भी चाहिए पिंक कलर का चाहिए, भले वो कितने का भी हो। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कोई इरेशनल कंज्यूमर है, वो ऐसा चाहेगा कि पिंक कलर की गाड़ी भले उसके लिए उसको 10,000 या 1 लाख रुपए और ज़्यादा देने पड़े, लेकिन वो दे देगी। तो वो क्या है, इरेशनल है, लेकिन उसको चाहिए उसी कलर की। मार्केट में गर्ल्स में भी होता है टॉपर का, नहीं मुझे इसी कलर का चाहिए, निकाल के दीजिए आप, तो ढूंढिए आप तो मिलेगा, और इसी डिज़ाइन इसी की इसी चाहिए। तो ये क्या होता है, इरेशनल कंज्यूमर। डिमांड ऑफ द नेसेसिटीज़। यस, नेसेसिटीज़ में क्या होता है, आपकी कितनी भी वो ज़रूरत है, उसकी कितनी भी प्राइस बढ़ रही है, आप उसको परचेज़ करेंगे। जैसे कि आपकी टैबलेट्स वगैरह जो है, तो क्या होगा, अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो भी क्या करोगे, आप उसको परचेज़ करोगे क्योंकि वो क्या आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद आता है देखिए इग्नोरेंट कंज्यूमर, जिनको पता ही नहीं है कि मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बड़ी हुई प्राइस पे परचेस कर लेते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं एक्चुअल में इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तो क्या करेंगे, उसको खरीद लेंगे। उसके बाद आता है स्पेकुलेटिव गुड्स, सट्टे वाला बाजार। जैसे कि मैंने शेयर मार्केट का भी जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया है। शेयर मार्केट में मुझे पता है इसकी प्राइस बढ़ रही है, फिर भी मैं क्या करूँगी, इसको और परचेस कर लूँगी क्योंकि मुझे पता है आगे इन फ्यूचर मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। 100 रुपये का है, अगर वो मैं सोचती हूँ कि धीरे धीरे ही 500 रुपये का हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, 120 रुपये भी उसको परचेस कर लूँगी। तो प्राइस बढ़ रही है फिर भी मैं उसको क्या करी हूँ, परचेस करी हूँ। तो आज हमने ये सब पढ़ा, अब बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।